हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएड के लाइफ साइंस मेथड के यूनिट 1 के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग देख रहे थे कि वो बड़े ही विशिष्ट तौर पे बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से जीव विज्ञान शिक्षण के समय में या जीव विज्ञान सिखाने के समय में शिक्षक अपने लिए उद्देश्य बनाते हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी व्यवहारात्मक बातों को लेकर के एक शिक्षक क्लासरूम के अंदर जाएगा और क्लासरूम के अंदर उन बातों को अपने कक्षा में पढ़ाने के समय में अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने रखेगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे, जो कि जीव विज्ञान उद्देश्य को बता रहा था। और इसी यूनिट के दूसरे पोर्शन में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे करिकुलम, लाइफ साइंस मेथड का करिकुलम ये बताता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। जब हम लोग अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बारे में देखेंगे तो ये उद्देश्य जो अनुदेशन के लिए है वो किसी विशेष पाठ या किसी टॉपिक को लेकर के जब क्लास के अंदर एक शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है तो उसके अंतर्गत जो कुछ छोटे से बात में या छोटे से भाग में उद्देश्य रख कर के शिक्षक क्लास के अंदर में पढ़ाने जाता है, तो किन किन बातों को और किस तरह से स्टूडेंट के सामने में उन बातों को रख करके अपने उद्देश्यों को वो क्लास में रखना चाह रहा है, साबित करना चाह रहा है, इसके बारे में यहाँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताता है। यहाँ जो टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, जनरल एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव है, उसके तुलना में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटे रूप का है, संकुचित या नैरो रूप का है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये व्यवहारिक रूप में ये निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही योग्य या बहुत ही यूजेबल होते हैं। ये अगर देखा जाए तो शिक्षक अनुदेशनात्मक उद्देश्य को इसलिए बनाता है या इस प्रकार से बनाता है कि अगर वो क्लासरूम में पढ़ाने जा रहा है तो एक क्लासरूम के अंदर जब वो पढ़ा रहा है 30 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, तो इस तरह से पढ़ाए कि वो अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को बना करके वो क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए गया है, अपने पूरे उद्देश्य को वो ख़त्म करके ही वापस आए। इस तरह का उद्देश्य बना करके क्लासरूम के अंदर वो जाता है। तो इस तरह के उद्देश्य को ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा गया है। इसको हम लोग टीचिंग लर्निंग एम्स के रूप में भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कह सकते हैं। और इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि छात्र के व्यवहार में या उसके सिखाने के बाद उसमें, बालक में, स्टूडेंट में एक वांछित व्यवहार को बदल लिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट के जो भी मेज़रमेंट हो और जो भी इवैल्यूएशन हो, जो भी असेसमेंट हो, वो उस व्यवहार के रूप में स्टूडेंट के सामने से या स्टूडेंट के व्यवहार में सीधे रूप में प्रदर्शित होने लगे। इस प्रकार का टीचर जब उद्देश्य बना करके क्लासरूम में जाता है तो इसको ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है शिक्षण के लक्ष्य या टीचिंग ऑब्जेक्टिव और उसके आइडियल से होता है
और इसी के द्वारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव और उसके जो थॉट्स होते हैं उसके द्वारा ही स्टूडेंट जो है शिक्षक के पास से वो अपना नॉलेज निकालना चाहते हैं, वो अपना फ्रूट निकालना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। वो इतने शिक्षक इतने जुझारू होते हैं कि वो जो भी ये एम्स बनाते हैं, जो भी ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव से वो काम ये करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट के सामने पूरी की पूरी स्थिति का क्या जानकारी, जो भी कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ाने जा रहा है उसकी पूरी स्थिति की जानकारी स्टूडेंट को दे दिया जाता है, और ताकि उसके सारे मानसिक शक्तियों का, स्टूडेंट के सारे मानसिक शक्तियों का विकास हो जाए, उसके नैतिकता संबंधी जितनी भी बातें हैं उसका विकास हो जाए, उसमें भाईचारा, सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीयता का बात का विकास हो जाए। तो ये सारी बातें स्टूडेंट के अंदर में टीचर भरना चाहता है। हम लोग अगर देखें तो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो उसकी स्थिति में समानांतर के रूप में प्रकट करना चाहता है, जिसके द्वारा वो सारी स्थिति को बहुत ही अधिक रूप में विशिष्ट या सीमित या सुनिश्चित करना चाहता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि उस उद्देश्य से ही इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ही टीचर अपने उद्देश्य को बहुत ही विशिष्टता रूप से, सीमित रूप से अपने स्टूडेंट को दे करके अपने दिए गए शिक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। और यह सुनिश्चितता जो होता है वो इस बात से अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के व्यवहार में पूर्ण रूप से परिवर्तन ला सके। अगर हम देखें ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बिहेवियरल टर्म्स को कि वो किस प्रकार से काम करता है, तो उसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है ये 3 रूप में या 3 स्टेप्स में इसको लेकर के चल सकते हैं। सबसे निचले पायदान पे जो होता है उसमें क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, कक्षा संबंधी अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं। ये सबसे पहला और सबसे निचला स्टेप इसलिए होता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कि जब भी टीचर एक इस तरह का ऑब्जेक्टिव बना रहा हो तो वो सबसे पहला है कि वो क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों के लिए ये व्यवहारात्मक उद्देश्यों को परिवर्तन करने में काम करें। उसके बाद दूसरे पायदान में जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लाइफ साइंस इसलिए है कि जब भी ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जब भी इस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो इस प्रकार की बातों के द्वारा शिक्षक लाइफ साइंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उसको स्टूडेंट में कन्वे कर सके। और सबसे तीसरा, सबसे ऊपर के पायदान पे है जीव विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। जीव विज्ञान पूरे कोर्स में, चाहे 1 to 10 है, 1 to 12 है, 1 to प्लस 12 प्लस 3 कोर्स, डिग्री कोर्स तक है, इस सब में जब भी शिक्षण दिया जा रहा तो उसका एक सबसे महान उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को जीव विज्ञान के प्रति जो भी जानकारी है वो दिलाना, वो बताना। ये जीव विज्ञान का अपना लक्ष्य है, जीव विज्ञान के सामान्य लक्ष्य के रूप में इसको बताया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो जीव विज्ञान का सामान्य लक्ष्य एक बहुत बड़ा सा समुद्र है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समाये हुए हैं, और उसके अंतर्गत जीव विज्ञान शिक्षण के कक्षण के या फिर क्लासरूम टीचिंग के उद्देश्य उसके अंतर्गत समाये हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर सबसे छोटे और निचले पायदान पे देखें, जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के रूप में देख रहे हैं,
तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मुख्य मकसद या शिक्षक के पढ़ाने का मुख्य मकसद एक है कि वो उस विषय को या जीव विज्ञान के विषय को पढ़ाते समय इस खास बात का ध्यान रखिए कि किस प्रकार से वो स्टूडेंट के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन लेते हैं, उसके व्यवहार के साथ साथ उसके ज्ञान में परिवर्तन लेते हैं, जिससे कि उसके सारे रंग रूप का, एक स्टूडेंट के सारे प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। यहाँ पे व्यवहार के बारे में जो बताया जा रहा है, व्यवहार परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है, वो व्यवहार परिवर्तन तब संभव है जब बच्चे में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाया जाएगा। कहने का अर्थ है कि बच्चे के अंदर में ये 3 प्रकार के परिवर्तन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये जो परिवर्तन होंगे वो ज्ञानात्मक होंगे, उसके बाद उसके अंदर उसी बात के लिए भावात्मक रूप से वो अपना भाव या विचार उसमें लाएगा, और उसके बाद क्रियात्मक या प्रयोग रूप में बच्चा उस विषय को अपने लाइफ के अंदर में प्रयोग करेगा। तो इसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा जाता है कि ये 3 प्रकार के परिवर्तन 3 तरह से बालकों में होना चाहिए: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्ञानात्मक में बच्चों के अंदर ज्ञान देना, और भावात्मक में बच्चों के अंदर उस विषय के प्रति भाव को उजागर करना और उसी विषय के प्रति प्रयोग के रूप में या क्रिया के रूप में लाना। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, दक्षता, दृष्टिकोण, अनुभूति, सहानुभूति, सराहनात्मक उद्देश्य, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के व्यवहार में 3 पक्ष की बात आती है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और ये जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, इसको अनुदेशनात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण प्रणाली के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर टेक्सोनॉमी, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो वर्गीकरण हुआ है ये B.S. ब्लूम के द्वारा हुआ है। B.S. ब्लूम और उसके सहयोगी ने 1956 ईस्वी में इसको बनाया है, फॉर्मुलेट किया है। और जो कि ये जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य को जिस प्रकार से बताए हैं B.S. ब्लूम ने, वो बहुत ही अच्छे रूप में बताए हैं कि जिससे कि बालक में परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन के रूप में जो व्यवहारात्मक पक्ष बताए हैं वो 3 प्रकार से है: ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, जिसको नॉविंग भी कह सकते हैं; भावात्मक, अफेक्टिव, जिसको बच्चों के अंदर फीलिंग कह सकते हैं; और क्रियात्मक, साइकोमोटर, जिसको डूइंग कहते हैं। ये 3 पक्ष में इसको वर्गीकरण किया है B.S. ब्लूम ने। ये B.S. ब्लूम जो किए हैं, इसको दूसरे रूप में भी इसका संस्करण हुआ है, बहुत बार हुआ है, जिसको कि दिया गया है। तो हम लोग आज इसके वर्गीकरण में भी कुछ खास बातों को ध्यान देंगे। ये जो वर्गीकरण है ये किस रूप में है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जब ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण की बात आए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द कॉग्निटिव डोमेन के बात आ रही है। तो यहाँ पे जब ज्ञानात्मक पक्ष की बात है तो इस ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में सबसे पहला है ज्ञान, नॉलेज; दूसरा है बोध, कंप्रहेंशन; तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन; चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस; 5वां है संश्लेषण, सिंथेसिस; और 6ठा है
मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इसको हम लोग थोड़े से विस्तार रूप में देखेंगे। पहला, ब्लूम जो इस ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में वर्गीकरण करके इस प्रकार से स्पष्ट किए हैं कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो विद्यार्थियों में पाठ्य वस्तु के जो भी तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो भी थ्योरी है, कैटेगराइजेशन है, जितने भी कसौटियाँ हैं, जितने भी विधि हैं, प्रविधि हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी संरचनाएं हैं, और उन सभी बातों को रिकॉग्नाइजेशन कराना, रिकॉल कराना, ये कक्षा में बच्चों को किया जाना चाहिए। दूसरा है बोध, कंप्रहेंशन, जिसमें जो भी बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है उसके तथ्य, पद, परंपरा, प्रनियम और का अर्जन दिया जाना चाहिए बच्चों को। और जो दिया जा रहा है उसमें बोध के स्तर का, या फिर उसे इस प्रकार से दिया जाए कि उसमें उसके जानकारी को कर सके, जान सके, इस बारे में इस बात को विस्तार पूर्वक से बच्चों में दिया जाना चाहिए। तीसरा है प्रयोग, किसी भी तथ्य, नियम, सिद्धांत और उसको सामान्यीकरण करने का स्थिति, और उस जितने भी कॉन्सेप्ट है, टर्म्स हैं, उसमें जितने भी भाग में बच्चों के अंदर कमजोरी है, पाठ्य वस्तु को प्रयोग करने के लिए या फिर बच्चों में जानने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले बच्चों में उस विषय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों को उसकी योग्यता के अनुसार से, उसकी परिस्थिति के अनुसार से उस विषय को जानकारी देना, ताकि वो उसको प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें विद्यार्थियों के नॉलेज को देखते हुए, उसके कैपेसिटी को देखते हुए विषय वस्तु के तथ्य, नियम, सिद्धांत आदि बातों का विश्लेषण करना, उसको एनालिसिस करना, और उसके एनालिसिस करने के साथ साथ हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग करने और उसमें जितने भी एक दूसरे से रिलेशनशिप है वो स्थापित करने के बाद में जोर देना एक टीचर को कि वो उस बात को अच्छे तरीके से जान सके। ये संश्लेषण या विश्लेषण की बात है। नेक्स्ट आता है संश्लेषण, सिंथेसिस। यहाँ पे पहले जब विद्यार्थी 4 बातों को देख चुका है, ज्ञान, बोध, प्रयोग और विश्लेषण, एनालिसिस को देख चुका है, उसके बाद स्टूडेंट पाठ्य वस्तु जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उसके तथ्य, नियम, सिद्धांत और सारी बातों को एक नए रूप में उसको अरेंज करके उसको एक नए तरीके से देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसमें अपना प्रयोग करना चाहता है। और उसके बाद आता है मूल्यांकन। जब शिक्षक किसी कार्य को इस प्रकार से जो भी ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण जैसे कार्यों को, उद्देश्यों के प्रकटीकरण के लिए करता है, तो यहाँ पे शिक्षक का ये तभी सफल हो सकता है जब स्टूडेंट इन सारी बातों को देख करके काम करने लगता है, या फिर उसको यूटिलाइजेशन करने लगता है, उसको समझ जाता है, जितने भी बातें हैं उसमें अपना एक व्यू स्टूडेंट प्रकट करने लगता है अपने नॉलेज के द्वारा। तो ये एक तरह से कहते हैं कि टीचर उस बात का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन द अफेक्टिव डोमेन। इसको भी ब्लूम ने 5 भागों में बांटा है, जिसमें से पहला भाग है आग्राहन या ध्यान देना, रिसीविंग और अटेनिंग। दूसरा है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तीसरा है आकलन, वैल्यूइंग। चौथा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा है मूल्य प्रणाली का चित्रीकरण
या विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय द वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो बात बताना की कोशिश ब्लूम और उसके सहयोगियों ने किया है वो है, सबसे पहला ध्यान देना या आग्रहण, रिसीविंग और अटेनिंग। इसमें ब्लूम ने बताया है कि भावात्मक विकास की दृष्टि से सबसे पहले मानव के मूल्यों का अनुभव कराना बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अनुभूति, ये जो मानव मूल्य की अनुभूति है वो किसी न किसी प्रकार से बच्चों में होता है, और इसमें उसमें बच्चों में उद्दीपन या स्टिमुलस या उससे उसके अंदर बच्चों के अंदर उत्तेजना प्रेरित करने के बाद ही बड़े ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट के अंदर यह सारी बातें आ सकती हैं। यहाँ पे जब उत्तेजना की बात आ रही है, यहाँ पे जब बच्चों में अ, बच्चों को उस विषय के प्रति चेतना जागृत करके उस विषय के प्रति इच्छा को उत्पन्न कराने की बात आती है, तो यहाँ इस तरह से काम करना चाहिए कि बच्चों में उस विषय के प्रति अच्छे तरीके से इच्छा जागृत हो जाए, अच्छे तरीके से जानकारी जागृत हो जाए, ताकि बच्चे उस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए उत्सुक हो सकें। दूसरी बात आती है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। जब भी बच्चों में किसी विषय को ध्यान दें, बच्चे किसी विषय को जानकारी लेने की कोशिश करें, तो यहाँ ये उचित है कि बच्चा जो है वो उस विषय में ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लगेगा और उस ध्यान देने के साथ ही उसके आधार पे काम करने लगेगा। अगर देखा जाए तो इस तरह से विद्यार्थी जो है वो उस सीखे गए विषय में अनुक्रिया या रिलेशनशिप बनाने में ज़्यादातर उचित होंगे, सक्सेस होंगे। और ये सक्सेस होने के साथ साथ में ये होगा कि बच्चा जो है उसमें उस विषय को अच्छी तरीके से जानने के लिए जागृत होगा और उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा और अपने काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात है आकलन, वैल्यूइंग। ये बात है कि इसमें बच्चे ही पूरी तरीके से इनरोल रहते हैं, जुझारू रहते हैं। बच्चों में ही यहाँ पे अपने अंदर काम करने की प्रवृत्ति को जागृत करते हैं। और बच्चे के साथ में बच्चा जब काम करता है, किसी विषय को ध्यान देता है, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, तो रिस्पॉन्ड करने के बाद उसके प्रति आकर्षित होकर के अपना एक अनुक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, और उसी अनुक्रिया या उस वस्तु के प्रति जो अपना विचार प्रकट करता है वो उसके अनुसार से अपने लिए एक पूर्ति या अपने लिए फुलफिलमेंट करता है, और इस फुलफिलमेंट के अनुसार से उस वैल्यू को आंका जाता है। जब भी किसी विषय को देख रहा है बच्चा, जान रहा है और उसमें वो उस विषय के लिए समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस तरह से फुलफिलमेंट करता है कि वो जान पाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और कहाँ तक वो सारी बातें अच्छा है और कहाँ तक वो सारी बातें अच्छे नहीं हैं, इसके बारे में जान पाता है, बता पाता है। इसके बाद है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे विद्यार्थी किसी कॉन्सेप्ट को या किसी विचार को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में उसके लिए रिएक्ट करना सीखने लगता है, तो वो इस तरह से उसको अपने आगे बढ़ाते जाता है कि वो उसमें अपना इनपुट डालता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से इनपुट डालता है, उसको अप्लाई करता है, सामाजिक रूप से समाज में अप्लाई करता है। तो अगर हम लोग देखें तो एक विषय को लेकर के एक बच्चे में भावात्मक रूप में बहुत ही ज़्यादा बदलाव होते हैं। वो है उसके व्यक्तिगत रूप में बदलाव, फिर है सामाजिक रूप में बदलाव, और इस ज्ञान के द्वारा उसके अंदर एक
ऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न होता है, वो उस विषय को अपने अंदर ऑर्गेनाइज्ड करता है, उसका एग्रीगेशन करता है, उस ज्ञान का एग्रीगेशन करता है अपने लिए, और इसके लिए इसके द्वारा वो समाज हित में काम करता है, व्यक्तिगत हित में काम करता है, और इसी को यहाँ पे संगठन कहा जा रहा है। नेक्स्ट है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग देखें तो भावात्मक पक्ष में उसके इन चारों पक्षों के बाद अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो पांचवा पक्ष है वैल्यू, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो विद्यार्थी के अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य या चरित्र की भूमिका चरित्र बन चुका है, उसको विशेष रूप में या विशेष प्रकृति के रूप में विज्ञान एक बच्चे के अंदर देने जाता है। तो ये अगर हम लोग देखें तो ये चरित्र जो बच्चे के अंदर इन सारी बातों के बाद आने वाला होता है, तो ये कहीं ना कहीं स्थायी रूप से व्यक्ति के अंदर आता है, या व्यक्तिगत रूप से स्थायित्व ज्ञान एक व्यक्ति के अंदर या एक बच्चे के अंदर आता है। इसके बाद है मनोशारीरिक क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन। ब्लूम ने इसे भी 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मोमेंट। बच्चा जब भावात्मक रूप से किसी भी जानकारी को ले लेता है, तो भावात्मक रूप से जानकारी लेने के बाद वो बच्चा उस विषय को अपने लिए क्रियात्मक रूप में कार्य करने की कोशिश करता है। उसके लिए उसके मस्तिष्क का संचालन होता है, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वो उस विषय के ऊपर अपने लाइफ टाइम के काम को करने लगता है। यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो बहुत सारे विषयों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को बताया जाता है, चाहे वो फिज़िकल साइंस हो, चाहे वो लाइफ साइंस हो, चाहे वो केमिकल साइंस हो। अगर लाइफ साइंस के बारे में देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जब बच्चों को बताया जाता है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर ही रह करके एक पौधा बड़ा होता है, क्लोरोफिल बनाता है, सूरज का प्रकाश के अंदर भोजन बनाता है, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन देता है। बच्चा इस बात को बहुत गहनता से, बहुत गहराई रूप से देखता है, और ये गहराई रूप से उसके अंदर इस तरह से समाहित हो जाते हैं कि वो ये जान पाता है कि किस प्रकार से जो भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश के बगैर अपना जीवन नहीं चला पाता है। आगे के लाइफ में जब भी वो प्लांट लगाता है तो वो इस बात में कैटेगराइज कर पाता है कि कौन सा पौधा है जो कि शेड लविंग प्लांट है, और कौन से पौधे हैं जो कि सन लविंग प्लांट है, और सन लविंग प्लांट होने से क्या फ़ायदे हैं, सन लविंग प्लांट को अगर शेड में डाल दिया जाएगा तो क्या हार्म होगा, और सन में रखा जाएगा तो क्या बेनिफिट होगा। इस तरह की बातें वो जान पाता है, और उसको सहज रूप में अपने लाइफ में क्रियात्मक रूप में करता रहता है, ये उसके लाइफ टाइम में रहता है। दूसरा है आधारभूत अंग संचालन या बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। यहाँ पे बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से आधारभूत अंग संचालन करता है। यहाँ पे स्वाभाविक रूप से अंग संचालन कहने का अर्थ है कि बच्चा जब किसी भी विषय को अच्छे तरीके से जान जाता है, समझ लेता है, तो उसके लिए वो उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगता है, काम करने लगता है, और इस काम करने के द्वारा वो उसमें अपने हाथ पैर का भी उपयोग करता है और उस काम को करता है। नेक्स्ट है शारीरिक योग्यताएं, फिजिकल एबिलिटी। बच्चों के पास जानकारी के बाद, भावात्मक योग्यता होने के बाद
शारीरिक अंगों के संचालन या शारीरिक योग्यता का विकसित होना इस अध्ययन का या फिर इस भाग का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पे जो शिक्षा है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन या आधारभूत अंग संचालन के बाद बच्चों में उस शिक्षा के द्वारा उसके अंदर एक तरह से स्किल का डेवलप होना या फिजिकल एबिलिटी का डेवलप होना उस खास प्रकार के नॉलेज के लिए, ये इस वर्ग का उद्देश्य है कि बच्चे को जब भी इस प्रकार की नॉलेज दे दिया जाए तो इस नॉलेज के बाद से बच्चे के अंदर इस प्रकार से डेवलपमेंट हो कि उसमें फिजिकल एबिलिटी भी डेवलप हो जाए, जिससे कि जो भी पढ़ाई गई बात है वो बच्चा पूरी रीति से अच्छे तरीके से जान पाए। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़। बहुत सारी बातें जब बच्चा जान लेता है, काम करने लगता है, उसके अंग संचालित हो जाते हैं, स्किल डेवलप हो जाते हैं, तो वो उस बात को कहीं ना कहीं मिलान करने लगता है, उसको कहीं ना कहीं ऐड करने लगता है, उस कौशल को आसपास के एनवायरनमेंट से मिलाते हुए उसमें समायोजन करने लगता है। जैसे किसी भी पढ़े गए वस्तु को छू करके देखना, उससे समांतर वस्तु को छू करके देखना, चख करके देखना, सूंघ करके देखना, और ये योग्यताएं उसके अपने मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से हो पाता है। नेक्स्ट है कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल्स मूवमेंट। या कौशल युक्त अंग संचालन बहुत सारी बातों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सारी क्रियाओं को बच्चा जानबूझ करके सीखता है और उसका अभ्यास करता है, और उसके सीख लेने के पश्चात या सीख लेने के बाद उसमें काम करने के प्रति, उस विषय के प्रति बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे ये सारी बातें देखने को मिलता है। और उसके बाद है नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। यहाँ पे इतनी सारी बातों को सीख लेने के पश्चात, इतने सारे एबिलिटी के आ जाने के पश्चात बच्चे में जो भी बात सीखे हैं उसको अपने भाव या कौशल के द्वारा एक्सप्रेस करना, यहाँ पे ये सबसे लास्ट बात है। जितने भी नॉलेज है, जितने भी बात है, बच्चा जब अपने लिए अंदर में एक्सेप्ट कर लेता है तो इस एक्सेप्टेंस के बाद वो आगे को चलने लगता है, दिखाने लगता है, या फिर कर सकते हैं प्रदर्शित करने लगता है बच्चा कि वो किस प्रकार से अपने शिक्षा में या अपने नॉलेज को बाहरी वातावरण से किस प्रकार से डेवलप कर रहा है, किस प्रकार से उसको बात कर रहा है, ये देखा जा रहा है, ये या फिर कह सकते हैं ये देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से ये सारी बातें इफ़ेक्ट कर रही हैं बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे को बताने के लिए कि किस प्रकार से बच्चे के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप में, तो अंतिम रूप में तब वो परिवर्तन माना जाएगा जब वो हर बातों को सीख करके अपने आसपास के वातावरण से उसमें समायोजन हासिल करके उसमें विशिष्टीकरण करके उस बात को देखने की जब कोशिश करता है, तो यहाँ पे इस बात को ब्लूम के टैक्सोनॉमी का सिद्ध होना कहा जा सकता है। तो शिक्षक जब भी इस प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण कर रहा हो तो उसके उद्देश्य के निर्माण का ये प्रमुख कारण है। जब वो कक्षा शिक्षण में जाए तो उसके प्रमुख कारण है कि बच्चे में ज्ञान को बढ़ाए, ज्ञानात्मक को बढ़ाए, भावात्मक ज्ञान बढ़ाए और क्रियात्मक ज्ञान बढ़ाए। ये तीन पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का डेवलपमेंट एक शिक्षक का कक्ष में जाकर के सिखाने के लिए प्रेरित करना कहलाता है।